हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। अपन इसकी पहली क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया था। और मरुस्थल के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जो भी स्थान है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी, जैसे जसवंत थड़ा, चांदल, नलकूप आदि के बारे में, है ना। तो आज हम बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप। बालू का स्तूप देखो क्या होता है कि रेत के जो टीले, जिन्हें धोरे भी कहते हैं ना। बालू का स्तूप, मोटी मोटी बात बताऊं तो रेत के टीलों को ही बोला जाता है। इसका क्या भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक ज्योग्राफी में इसका नाम दे दिया रेत के टीलों को, बालू का स्तूप, है ना। गतिशील जो धोरे होते हैं उनको जैसलमेर में धरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसलमेर में धरियन, ये देख लो आप, है ना। और ये देख लो आप, ये धोरे ऐसे दिखते हैं, बालू का स्तूप ऐसे दिखता है ना। जो गतिशील होते हैं, जो हवा के माध्यम से चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, उनको जैसलमेर में क्या बोलते हैं? धरियन। आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार। तो बालू का स्तूप के आज प्रकार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो इसका पहला प्रकार है, पवन की गति के अनुसार अनुदैर्घ्य बनता है ना, जिसे परम पवनानुवर्त बालू का स्तूप भी कहते हैं। मतलब पवन की गति के अनुसार बनता है, जिस तरफ पवन जाएगी उसके अनुसार ही बालू का स्तूप बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। इसको पवनानुवर्ती भी बोलते हैं, बालू का स्तूप भी बोलते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का ऐसा बनता है, ये पवन की दिशा में बनता है। ये जिस साइड से पवन आती है उस दिशा में बनता है ना। पवनों के समानांतर व अनुदिश बनते हैं। यह रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। इनको रेखा की तरह बनता है ये, तो इसको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि दस्युदती नदी घाटी से मिलते हैं। ये मतलब कौन सी घाटी में मिलते हैं? दस्युदती जो नदी घाटी है उसमें ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप मिलते हैं, जो जैसलमेर, बाड़मेर व सर्वाधिक मिलते हैं। ये कहाँ पर? जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं। पवनों के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पर। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कुछ इस प्रकार होता है। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण व लंबवत बनने वाला बालू का स्तूप, है ना। पवन की दिशा में जो समकोण बना है, सीधा खड़ा हो चुका है, वो बालू का स्तूप, है ना। पवन की दिशा में और लंबवत बनने वाला बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। और हवा की समानांतर दिशा में बनने वाला बालू का स्तूप था अनुदैर्घ्य, और ये पवनों के समकोण बनने वाला अनुप्रस्थ है। पोंगल बीकानेर के चारों ओर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू व जिलों में पाए जाते हैं। जैसे कि शेखावाटी और बीकानेर का, मारवाड़ का जो बीकानेर का हिस्सा है, पोंगल और शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सूरतगढ़, गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये पवनों के समकोण बनने वाले, लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप है। आगे हम बढ़ते हैं इसके बारे में। अवरोधी बालू का स्तूप, है ना। अवरोधी बालू का स्तूप में क्या होता है कि यह किसी अवरोध, झाड़ी, पेड़ या पहाड़ी के कारण बनने वाले जो बालू का स्तूप है ना, उसको अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे कि ये पुष्कर और नाग पहाड़ में मिलता है। ये देख लो आप, जो ये साइड में मिट्टी जच रही, ये जन रही ना मिट्टी, ये पहाड़ की वजह से यहाँ रुक चुकी है और ये एक टीला बन चुका है इसका। तो ये अवरोधी बालू का स्तूप है। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे फेमस है बरखान। इसका क्वेश्चन आता रहता है पेपर में। बरखान अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप, है ना। जो ये देख लो आप, इस फोटो में देखो आप, सबसे पहले ये देखो फोटो में, ये देखो अर्ध चंद्राकार है, चांद के समान इसकी आकृति, इसको बरखान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बरखान बोला जाता है। और ये उत्तरदायी बालू का स्तूप है। इनकी पवनामुखी ढाल मंद व पवना विमुखी ढाल तीव्र होती है। मतलब इसके जो पवन का जो मुख होता है ना, वहाँ पर तो इसकी ढाल होती है, और जब पवन का विमुख होता है वहाँ पे तीव्र ढाल होती है ना। समझ गए हम। और ये भालेरी, चूरू, नीम का थाना, लून, काणक्सर, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण, डेडवाना, कुचामन में पाए जाते हैं बरखान, है ना। ध्यान रखो आप। नीम का थाना, लून, काणक्सर, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण, डेडवाना, कुचामन, नागौर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आकृति के आधार पर, अब जो जिसकी आकृति उसके आधार पर अपन बालू का स्तूप बताएंगे। तो पहला नंबर आ जाता है अपन सीप पर।
कि ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होता है। जो सीप होता है ये अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ नहीं होता। अनुदैर्घ्य में क्या है कि पवनों के समानांतर बनने वाला जो बालू का स्तूप है, सीधा बनने वाला रेखीय बालू का स्तूप, वो अनुदैर्घ्य है ना। तो ये सीप भी अनुदैर्घ्य के अंदर आता है। पवन की दिशा में समानांतर विकसित होता है सीप। ये देखो, आपको मैं फोटो के जरिए बताता हूँ कि ये देखो, ये सीप है, ये भी पवनों के समानांतर बन रहे हैं। इधर से पवन चल रही है और ये टीले बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं ना। तो इसे आप ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक व परवलाकार। क्या? पैराबोलिक व परवलाकार है ना। ये बालू का स्तूप है। ये हवा के रुख के विकसित अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार बनता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा बालू का स्तूप जो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान बनता है, तो वो है पैराबोलिक। क्या है? पैराबोलिक। राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक ही बालू का स्तूप मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ही पैराबोलिक बालू का स्तूप मिलता है ना। ये हवा के विपरीत, जो हवा का रुख होता है उसके विपरीत ये बनते हैं ना। ये अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तारा बालू का स्तूप। हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। मोहनगढ़, पुष्कर, मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर व सूरतगढ़ गंगानगर में मिलते हैं, है ना। तारा बालू का स्तूप, ये इसके बारे में आप ध्यान रखना कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ और गंगानगर की तरफ। ये हवा अपनी दिशा से बार बार बदलती है, ये अपनी दिशा बार बार बदलते हैं। तारा बालू का स्तूप। आगे बढ़ते हैं अपन। शब्र काफिस। ये सब्र काफिस किसे बोलते हैं कि मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास बनने वाले टीले। ये देखो, ये छोटी झाड़ी है और यहाँ ये टीला बना हुआ है। ये छोटी झाड़ी है और यहाँ टीला बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? सब्र काफिस। झाड़ियों के पास बनने वाले बालू का स्तूप को सब्र काफिस बोलते हैं। इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। बरखान, जिसको बरखान या अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। ये देखो, बरखान का फोटो कुछ इस प्रकार होता है ना। फिर अपन ने पढ़ा था अनुदैर्घ्य, हवा के समानांतर बनने वाला। देखो, ये इधर से ये हवा चल रही है और इधर से भी हवा चल रही है, बीच में समानांतर एक रेखा खींच गई, तो ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है ना। अनुप्रस्थ, जो हवा के समकोण खड़ा हो जाता है, लंबवत खड़ा हो जाता है। हवा चल रही है, देखो ये खड़े हो गए, है ना, ये खड़े हैं, तो ये अनुप्रस्थ है। पैराबोलिक, ये पैराबोलिक है। ये नो मान लो कि क्या बोलते हैं इसको, हवा की दिशा में यू अक्षर के आकार का बनता है। पैराबोलिक ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी के यू आकार का कौन सा है, तो वो पैराबोलिक है बालू का स्तूप। और एक ये तारानुमा बालू का स्तूप। ये हवा की दिशा इधर से आती है तो ये तारा के समान आकृति बनती है इसकी, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लो आप, और भी इनका उदाहरण दिया गया है। स्टार बालू का स्तूप, बरचान आलू का स्तूप, सीफ आलू का स्तूप, बरचोंडी आलू का स्तूप, डोम, ट्रांसेवर, ये सब बालू का स्तूप बनते हैं। बस आपको तो ध्यान रखना है कि ये नाम है, ऐसे ऐसे बनते हैं। अब महत्वपूर्ण अपन शब्दावली पे आ जाते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण शब्दावली है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सुनो। महत्वपूर्ण शब्दावली है इर्ग। इर्ग किसे कहते हैं? पुनवत रेतीला मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू हो, और इसे महान मरुस्थल भी कहते हैं ना। इग्रू, जो इग्रू है वो पूर्णत रेतीला मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू हो और इसे महान मरुस्थल भी कहते हैं। राज्य का सर्वाधिक इग्रू जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये देख लो, सर्वाधिक इग्रू जैसलमेर में पाया जाता है। बालू ही बालू हो, महान मरुस्थल हो, तो वो राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। हमदा। हमदा क्या होता है? हमदा होता है पथरीला मरुस्थल जहाँ छोटी पहाड़ियाँ व चट्टाने व पोखरण फलोदी बालोत्रा के मध्य बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। जो जैसे कि रेगिस्तान में बालू का स्तूप होते हैं, रेतियों के स्तूप बनते हैं। तो हमदा किसे कहते हैं कि जहाँ रेगिस्तान का जो दूसरा साइड होता है, जो पथरीली व छोटी छोटी चट्टाने होती है, उन्हीं को ही हमदा बोला जाता है ना। जो पोखरण फलोदी बालोत्रा के मध्य स्थित है, इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त प्रदेश भी कहते हैं।
फोटो में आप देख ही सकते हो। एक रेग रेग आता है जो मिश्रित मरुस्थल, वो बालू रेत और कंकड़ पत्थर इसको बोलते हैं। रेग किसे बोलते हैं? जो मिश्रित होता है ना, जहाँ पे कंकड़ पत्थर भी है और बालू मिट्टी भी है ना। तो आप ध्यान रखना है। प्याला, प्याला किसे बोलते हैं? खारे पानी की बड़ी झीलें जो थार के रेगिस्तान व थार के मरुस्थल में पानी भरने से भूमि में लवणता के कारण जल खारा हो जाता है, ये इसे प्याला बोलते हैं ना। ये आप ध्यान रखना, प्याला बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। आगे अपन बढ़ते हैं। रन व टाट, रन व टाट किसे कहते हैं? बालू का स्तूप के मध्य वर्षा का जल लवणीय दलदल में बन जाता है, जिसे रन और टाट कहते हैं। ये देखो, ये रेगिस्तान के बीच में पानी खारा और लवण दलदल होता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में मिलता है। कहाँ मिलता है? जैसलमेर में मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं तिल्ली पोखर, रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का मीठा जल। ये रेगिस्तान में ये तिल्ली पोखर बोलते हैं। खारा पानी हो तो उसे क्या बोलेंगे? टोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे रन या टाट बोलेंगे, है ना। और ये किसको बोलेंगे? तिल्ली पोखर, मीठे पानी को। मरहो, तिल्ली पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ भूमि को मरहर कहलाती है। देखो, जहाँ पानी रेगिस्तान में पानी गिर गया, अब वो सूखने के बाद वो उपजाऊ भूमि को मोहर कहते हैं ना। मोरहा नहीं, मरहो, मरहो बोलते हैं। इनमें से की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि खड़ीन कृषि कहाँ होती है? रेगिस्तान में होती है। कैसे होती है? कि पानी हो जाता है, वो सूख जाता है, उपजाऊ हो जाती है, फिर उसको खड़ीन खेती कहते हैं ना। खड़ीन कृषि पाली वालों द्वारा जैसलमेर में खड़ीन कृषि पाली वालों द्वारा जैसलमेर में प्रारंभ की गई है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बालसन, बालसन पर्वतों व चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने वाली झीलों को बालसन कहते हैं ना। रोही मैदान, मरुस्थल की उपजाऊ भूमि को रोही मैदान बोलते हैं ना। और जहाँ पानी भर जाता है उसको क्या बोलते हैं? पानी भरने के बाद वो पानी भर जाता है उसको तिल्ली पोखर बोलते हैं ना। अगर खारा पानी है तो उसको रन या टाट बोलते हैं। तिल्ली पोखर सूखने के बाद मरहो की उसमें उपजाऊ मरहो कहलाता है। फिर उसमें खड़ीन खेती होती है ना। बालासन पर्वत व चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं रोही मैदान। जहाँ मरुस्थल में उपजाऊ भूमि मिल जाएगी उसको रोही मैदान बोलते हैं। ठीक है, आज अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश मरुस्थल में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करिए। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।